सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 30 सितंबर 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास को, जहां पर यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने अनाउंस किया है डिस्कवरी ऑफ नेचुरल गैस कहाँ पर ये मिला है। तो ये अंडमान सी में मिला है। सबसे पहले जानते हैं कि हुआ क्या है, उसके बाद समझेंगे। देखिए, यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर है। सबसे पहले तो इनका नाम ही इंपॉर्टेंट है, हरदीप सिंह पुरी। किस मंत्रालय के मंत्री हैं? तो यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर के मंत्री हैं। अब डिस्कवरी हुआ है नेचुरल गैस का, किस बेसिन में? तो अंडमान बेसिन में। अब आपको बता दें कि सबसे पहले हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो। तो अब ये निश्चित रूप से भारत के, ये जो डिस्कवरी है वो अलाइन करता है भारत के एनर्जी के सेल्फ रिलायंस गोल पर। कब? अमृत काल के अंतर्गत। अब अगर बात करें तो डिस्कवरी के की हाइलाइट्स को देखें तो ये लोकेशन कहाँ पर है? तो श्री विजयपुरम सेकंड वेल में है, जो कि 9.2 नॉटिकल माइल है, यानी कि 17 किलोमीटर की दूरी पर है ईस्ट कोस्ट ऑफ अंडमान आइलैंड से। वहीं अगर डेप्थ की बात करें कि कितने गहराई में ये मिला है, तो 295 मीटर, और जो टारगेट डेप्थ है यानी 2650 मीटर तक किया जाएगा गड्ढा। वहीं अगर प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन को टेस्टिंग किया जाएगा 2212 से लेके 2250 मीटर तक, जो कि ये कंफर्म किया है कि नेचुरल गैस का यहाँ पर प्रेजेंस है। और जब गैस सैंपल को टेस्ट किया गया, कहाँ पर टेस्ट किया गया है? तो काकीनाडा में, जहाँ पर कि 87% मीथेन पाया गया है। तो अब जो है इसका वेरिफिकेशन होगा साइज ऑफ गैस पूल का और कमर्शियल वायबिलिटी का आने वाले महीने में। अब और उसके बाद जो है ये इम्पोर्टेंट है किसके लिए? तो हाइड्रोकार्बन पोटेंशियल को एस्टैब्लिश करने के लिए। आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी पेट्रोल है, डीजल है, यानी क्रूड ऑयल में जो बेसिक मटेरियल होता है, जो बेसिक कंपाउंड होता है, वो हाइड्रोकार्बन ही होता है। और उसी कार्बन के संख्या को आप जैसे-जैसे बढ़ाते या फिर घटाते जाएँगे, वैसे-वैसे आपका जो चेंजेज़ है, यानी कंपाउंड का चेंजिंग है, वो आपको पता चलते जाएगा। अब इसके लिए प्रक्रिया होती है, स्टेप्स होते हैं, जिसको कि हम क्रूड ऑयल में अलग-अलग तरह के यूजेज़ में अपने आप को कन्वर्ट करते हैं इन ऑयल्स को। वहीं बात करें स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की, तो ये पहला कन्फर्मेशन है हाइड्रोकार्बन्स का अंडमान बेसिन में। ये एक्सटेंड कहाँ तक करेगा? तो म्यांमार से लेके इंडोनेशिया के बेल्ट तक, और एनहांस करेगा एनर्जी सिक्योरिटी और रिड्यूस करेगा जो हमारा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि भारत कच्चे तेल के निर्यात पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर है। कहाँ-कहाँ निर्भर है? रशिया पे निर्भर है, उसी तरह गल्फ कंट्रीज़ पर निर्भर है, ईरान पे निर्भर है, यूएई पर निर्भर है, सऊदी अरबिया पे निर्भर है। तो वहाँ पर से निर्भरता कम होगी, जिससे कि ब्लू इकोनॉमी को भी सपोर्ट मिलेगा और मैरीटाइम स्ट्रैटेजी को भी, जो कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी और सागर इनिशिएटिव का पार्ट है। अब अगर नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन की बात करें तो इसको अनाउंस कब किया गया था? ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट सवाल है। पीएम मोदी के द्वारा इंडिपेंडेंस डे 2025 में इसको अनाउंस किया गया था, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग ऑयल और गैस रिजर्व को एक्सप्लोर करेंगे डीप वाटर बेसिन में। वहीं इसका निकनेम क्या दिया गया है? तो समुद्र मंथन। याद कर लीजिएगा, समुद्र मंथन का ही दूसरा नाम नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन है। अब आपको बता दें कि ये पार्ट है इंडिया के अमृतकाल रोड मैप का, जिसमें कि भारत ने ये दृढ़ निश्चय किया है कि वो सेल्फ रिलायंस बनना चाहता है एनर्जी में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये है कहाँ पर। तो देखिए, ये है आपका प्यारा भारत, और यहाँ पर आप देख रहे हैं वे बे ऑफ बंगाल वाला जो रीजन है, और फिर ये जाके इधर पैसिफिक ओशन में मिलता है। ये वाला अंडमान निकोबार आइलैंड है। और अगर स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा श्री विजयपुरम, जहाँ पर वो व्हेल को पाया गया है, यानी व्हेल जहाँ पर डग किया जाएगा, वहाँ का ये वाला लोकेशन है, यानी इसमें से इसको काट के यहाँ बनाया गया है। तो अब बात कर लें इसके बेनिफिट्स के, तो एनर्जी सेल्फ रिलायंस, यानी बूस्ट करेगा डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, रिड्यूस करेगा इंपोर्ट के बिल को। वहीं अगर स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात करें तो रिड्यूस करेगा डिपेंडेंसी ऑन वेस्ट एशियन सप्लायर पर भारत का। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ज़ाहिर-सी बात है, जितना हम खरीद कर लाते थे, अगर यहीं पर अगर हमको मिल जाएगा तो ज़ाहिर-सी बात है वो सारा पैसा बच जाएगा। तो आप ज़ाहिर-सी बात है दूसरे जगह इकोनॉमी में लगा सकते हैं, जिससे इकोनॉमी बूस्ट करेगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में मदद मिलेगा और भी रिसर्च सामने आएगी। उसी तरह से अंडमान निकोबार आइलैंड जो है आपका एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट भी है, जहाँ पर इकोनॉमिक वैल्यू और बढ़ जाएगा। अब आइए, सब कुछ आपने जान लिया है, तो अब जान लेते हैं कि अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, चूँकि ये यूटी का भाग है, तो देवेंद्र कुमार जोशी साहब यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। इनका नाम याद कर लीजिएगा, अब आने वाले परीक्षाओं में देखने के लिए मिलेगा। सैडल पीक या फिर सैडल हिल की बात करें तो ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये अंडमान और निकोबार आइलैंड का हाईएस्ट पीक है और नॉर्थ अंडमान आइलैंड में सिचुएटेड है। वहीं अगर बात करें 10 डिग्री चैनल का, तो अंडमान आइलैंड और ये निकोबार आइलैंड को डिवाइड करता है। वहीं डंकन पैसेज की बात करें तो ये
कहाँ पर लोकेटेड है तो 10 डिग्री चैनल के साउथ में लोकेटेड है और सेपरेट करता है साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान आइलैंड से। डायरेक्टली ये सारे सवाल आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो ये 2 ही आपको नाम याद रखना है, ग्रैंड और पोको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता है। तो अब आइए आपने सब कुछ इस करंट अफेयर से संबंधित बातें देख ली, अब आइए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है। तो श्री विजयपुरम टू वेल में जो कि 17 किलोमीटर है ईस्ट कोस्ट ऑफ अंडमान आइलैंड से, बिल्कुल सही है। 87% मीथेन कंटेंट पाया गया है, जाँच के बाद जो भी सही है। अब जो डिस्कवरी है सपोर्ट करेगा इंडिया के बिलीफ को कि अंडमान सी एक पार्ट है लार्ज म्यांमार इंडोनेशिया हाइड्रोकार्बन बेल्ट का, ये भी सही है। जो नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन है जो कि समुद्र मंथन के नाम से भी जाना जाता है, ये इसी का टारगेट है जिसमें कि ये सारा काम किया जा रहा है। यानी कि 1, 2, 3, 4 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे जहाँ पर हिमाचल प्रदेश कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व ने जॉइन कर लिया है यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में। देखिए, आपको नाम याद कर लेना है, ये नाम क्या है? कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ सिचुएटेड है? हिमाचल प्रदेश। अब इसको कहाँ शामिल कर लिया गया है? तो यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर स्फीयर रिजर्व में ये शामिल कर लिया गया है। और ये अनाउंसमेंट कहाँ पर किया गया है? तो वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ हो रहा था? तो हांगजाऊ चाइना में हो रहा था। तो इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। अब ये जो आपका बायोस्फीयर रिज़र्व है, इसको जो नेशनल बायोस्फीयर का ज दर्जा है, ये कब दिया गया था? तो ये 2009 में ही दे दिया गया था। और अब जो है ये भारत का 13वां साइट बन गया है ग्लोबल नेटवर्क में। यहाँ पर कौन-कौन सी वादियाँ हैं, ये भी जान लीजिए। तो यहाँ पर पिन वैली नेशनल पार्क है, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और साथ ही साथ 12,000 लोग यहाँ आस-पास रहते हैं। तो कुछ भी क्वेश्चन आपसे इन लिखे हुए पॉइंट से पूछा जा सकता है। अब यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व क्या कवर करता है? तो इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड जो प्रोटेक्टेड एरिया है जिसको कि हम बायोस्फीयर या फिर नेचर रिजर्व करते हैं, इसको ये डेजिग्नेट करने का काम करता है। जो कि क्या बताता है? तो ये डेमोंस्ट्रेट करता है एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप को पीपल और नेचर के बीच में, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इनकरेज मिल सके। और ये किसका पार्ट है? तो मैप का पार्ट है, ये भी याद कर लीजिएगा। ये अच्छे एग्ज़ाम्स में सवाल पूछा गया है, मैन और बायोस्फीयर प्रोग्राम का ये पार्ट है। अब यूनेस्को की बात करें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गनाइजेशन, इसका पूरा फुल फॉर्म ही अपने आप में एक क्वेश्चन है। अब ये क्या है? तो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज़्ड एजेंसी है, जो कि काम करती है प्रमोट करने का वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी का, कैसे? इंटरनेशनल कोऑपरेशन के थ्रू किस-किस चीज़ों में? एजुकेशन, आर्ट, साइंसेज़ और कल्चर में। इसकी स्थापना की बात करें तो 16 नवंबर 1945 को हुआ था। हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। हेड का नाम, डीजी का नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऑड्रे जूले साहब हैं। वही हिमाचल प्रदेश का 2 कैपिटल है, एक है समर कैपिटल शिमला और धर्मशाला है आपका विंटर कैपिटल। चीफ मिनिस्टर की बात करें तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, गवर्नर का नाम याद कर लीजिएगा, शिव प्रताप शुक्ला। तो इम्पोर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद करते हुए चलना है। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश में नेशनल पार्क की बात करें, तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पिन वैली काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ये स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। वहीं अगर इंदर किला नेशनल पार्क की बात करें, इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ पढ़ने के लिए है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर कि पीएम ने बिहार के नए रामसर साइट्स को यानी अनाउंस किया है। अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने लिखा है कि इंडिया का वेटलैंड कंजर्वेशन अब जो 91 हुआ करता था, अब वो बढ़कर 93 हो गया है। मैंने आपको कई बार बताया है कि जो लेटेस्ट रामसर साइट था वो कौन-सा था? तो खिचान और मेनार, दोनों राजस्थान में सिचुएटेड थे और कुल मिलाकर 91 हो गए थे। तो अब ये हँस जाएगा, हालाँकि 2025 का सवाल है तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पर कितना आपको बताना पड़ेगा, 91 नहीं, अब जो नया साइट है, वो 2 नया रामसर साइट्स है बिहार से। कौन-सा? गोकुल जलाशय और बक्सर डिस्ट्रिक्ट में जो कि स्थित है, और उदयपुर झील जो कि वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। अब आपको यहाँ पर 93 यानी 91 के बाद 2 अब लेटेस्ट कौन से हो गए? बिहार का गोकुल जलाशय जो बक्सर में है, और उदयपुर झील जो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए, आपसे सवाल को ऐसे ही भुला के पूछ देगा कि हाल ही में भारत को 2 नए रामसर साइट्स मिले हैं। एक उदयपुर झील का नाम दे देगा, बोलेगा कि ये उदयपुर राजस्थान में है, तो आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब जो है बता दें आपको कि
जो रामसर साइट है, ये रामसर कन्वेंशन टर्म से आता है और ये कन्वेंशन किस पर है? तो वेटलैंड्स पे है। वेटलैंड का मतलब क्या होता है? जैसे कि मड, कीचड़ वगैरह जहाँ जमा होता है, ये वहाँ पर आप देखेंगे तो ये पानी को साफ रखने का भी एक अच्छा तरीका है। तो आपको बता दें कि ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको कि एस्टेब्लिश किया गया था 1971 रामसर ईरान में, जो कि प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क किसको कंजर्व करने के लिए, वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए। बस इतना पॉइंट याद कर लीजिएगा। अगर अर्ली 2024 की बात करें तो 2500 रामसर साइट्स थे ग्लोबली की बात किया जाए तो। तो अब मैंने आपको इस न्यूज़ से संबंधित पूरी बातें बता दी, अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे। तो विकसित भारत रन 2025 इंडियन डायस्पोरा यूनाइट्स अक्रॉस ओवर द 100 कंट्री। देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में विकसित भारत रन 2025 आयोजित किया गया कितने देशों में? तो आपको 100 प्लस, 200 प्लस इस तरह से बताया जाएगा ऑप्शंस में, तो 100 प्लस कंट्रीज़ में ये किया गया है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि विकसित भारत रन 2025 किसके द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया है? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। और इसके मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया है, इनका नाम याद कर लीजिएगा। अब वहीं मैंने आपको समझा दिया कि इसमें एक और मिनिस्ट्री ने कोलैबोरेट किया है क्योंकि इंडियन डायस्पोरा दुनिया के हर कोने में है, तो ज़ाहिर-सी बात है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को इसमें इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। तो दोनों मिनिस्ट्री ने मिलाकर ये काम किया है विकसित भारत रन 2025 का, जिसका एम क्या है? इंस्पायर करना लोगों को, जो इंडियन डायस्पोरा जो अलग-अलग इंडिया से बाहर रहते हैं, उनको एक इंडिया के डेवलपमेंट विज़न के लिए यूनाइट करना है। तो इस वर्ष का थीम क्या है? तो रन टू सर्व द नेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और ये कंट्रीज़ के नाम हैं जहाँ पर इनको आयोजित किया गया है। तो आइए अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ पर। तो रॉजर बिन्नी साहब अब बीसीसीआई के चेयरमैन नहीं रहे, ठीक है? तो अब आपको बता दें कि जो सॉरी प्रेसिडेंट अब नहीं रहे, तो मिथुन मन्हास को नया बीसीसीआई का प्रेसिडेंट अनअपोज्ड तरीके से बना दिया गया है। तो मिथुन मन्हास का नाम याद कर लीजिएगा। पहले कौन थे प्रेसिडेंट? तो रॉजर बिन्नी साहब थे। और जो मन्हास साहब हैं 45 साल के हैं और कितने नंबरवें के प्रेसिडेंट बने हैं बीसीसीआई के? तो 37वें नंबर के प्रेसिडेंट ये बन चुके हैं। बीसीसीआई की बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है, जिसकी स्थापना 1928 में की गई थी और मुंबई हेडक्वार्टर है। और अब ये नाम नहीं आएगा, अब मनहास साहब का नाम ये यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा जब मैं अगली बार आपको पढ़ाऊँगा तो। उसी तरह से आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में स्थापना और दुबई हेडक्वार्टर, और कोई नहीं जय के अलावा वही प्रेसिडेंट है। चलिए, अब अगले न्यूज़ पर बढ़ते हैं जहाँ पर इंडिया ने 4-1 से जीतकर सैफ अंडर 17 फुटबॉल टाइटल जीत लिया है कोलंबो में। तो याद कर लीजिएगा कि सैफ का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। कहाँ आयोजित किया जा रहा था ये? कोलंबो में आयोजित किया जा रहा था। अंडर 17 की बात की जा रही है। किसको हरा दिया भारत ने? बांग्लादेश को हरा दिया है। अब बात करें सैफ की तो इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में। प्रेसिडेंट का नाम काजी सलाउद्दीन है, याद कर लीजिएगा। वहीं जनरल सेक्रेटरी का नाम है पुरुषोत्तम साहब। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले करंट अफेयर पे जहाँ पर पारा वर्ल्ड आर्चरी में इंडिया ने 7 मेडल जीता है। अब ये जो कॉम्पिटिशन है ये कहाँ पर हो रहा था? तो ग्वांगजू, साउथ कोरिया में ये आयोजित हो रहा था। तो आपसे एक लाइन का सवाल बनेगा, पारा वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया? तो ये ग्वांगजू, साउथ कोरिया में आयोजित किया गया। आपको याद रखना है कि इंडिया ने कंक्लूड कैसे किया है? तो 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रोंज, यानी कि 3 1 4 और 3 7, यानी टोटल मेडल्स की संख्या 7 आपको याद कर लेना है, जिसमें से कि आपको एक ही याद रखना है कि 3 गोल्ड यहाँ पर जीता गया है। बढ़ते हैं अब अपने अगले करंट अफेयर पे जहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इनॉग्रेट किया है भारत का पहला इंटीग्रेटिव ओंकोलॉजी रिसर्च और केयर सेंटर। कहाँ पर? तो AIIA गोवा में। आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में इंडिया का पहला इंटीग्रेटिव ओंकोलॉजी रिसर्च और केयर सेंटर कहाँ पर अ, मतलब ये इनॉग्रेट किया गया है? तो गोवा में इनॉग्रेट किया है गया है। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। अब यहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है आपको सबसे पहले कैंसर के बारे में जानना होगा, फिर ये क्यों खोला गया है आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, कैंसर क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ेज़ है जहाँ पर कि अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होता है किस चीज़ का? एब्नॉर्मल सेल का, जो कि टिश्यूज़ को, जो अच्छे टिश्यूज़ होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यहाँ ना कोई वायरस ना कोई बैक्टीरिया होता है, याद कर लीजिएगा। यहाँ पर एब्नॉर्मल जो सेल होता है उसका स्प्रेड होने लगता है और अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होने लगता है, जिससे कि अच्छे टिश्यू खत्म हो जाते हैं। अब ऑन्कोलॉजी क्या है? तो ऑन्कोलॉजी वो ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जो कि कैंसर के प्रिवेंशन, डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट से संबंधित रखता है।
अब अगर कॉमन कैंसर्स की बात करें इंडिया में, तो इंडिया में ओवरऑल जो कॉमन कैंसर है, ओरल कैविटी, लंग, ब्रेस्ट, स्टमक और कोलोरेक्टल कैंसर है। मैंने कोलोरेक्टल कुछ ही दिन पहले आपको पढ़ाया है, इंटेस्टाइन से ये संबंधित है। चलिए, तो अब जो है मेन में ओरल कैविटी, लंग और स्टमक कैंसर प्रिवेलेंट है। वहीं वुमेन की बात करें तो मैं हमेशा आपको पढ़ाते रहता हूँ क्योंकि ये सवाल हमेशा पूछा जाता है। ब्रेस्ट, सर्वाइकल कैंसर और ओवेरियन कैंसर मोस्ट फ्रीक्वेंट है। वहीं चाइल्डहुड में देखें तो लिम्फाइड ल्यूकोमिया मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, आपसे पूछा जाता है ये। तो अब आइए, आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इसको इनॉग्रेट किया गया है। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा कि आपको मालूम है कि ट्रीटमेंट जो होता है ज़्यादातर वो एलोपैथी से ही यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर ये 10वां नेशनल आयुर्वेदा डे के दिन इसको लॉन्च किया गया है। अब इससे क्या होगा, यहाँ पर जो एसीटीआरईसी है और टाटा मेमोरियल सेंटर है, आपको मालूम होना चाहिए कि टाटा सबसे बेस्ट अस्पताल है भारत में कैंसर के इलाज से संबंधित। तो ये क्या करेगा, ये जो सेंटर्स खुलेंगे तो ये इम्प्रूव जो रिकवरी होगा उसको इम्प्रूव करने में मदद करेगा। साथ ही साथ जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कैंसर के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो उसको भी रिड्यूस करने के लिए मदद किया जाएगा। यहाँ रिसर्च खोला जाएगा और जिससे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको एनहांस किया जा सके। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर रिसर्च भी होगा, ट्रेनिंग भी होगा और पेशेंट का सेंट्रिक केयर होगा इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी के तहत। तो आपको ये न्यूज़ समझ में आ गया होगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट आ गया है। तो ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट, तो ग्लोबल सेफ्टी होता क्या है? तो ग्लोबल सेफ्टी का मतलब होता है, इसको डिफाइन करता है कौन? तो गैलप डिफाइन करता है। और ये भी बता दें कि गैलप ही इस रिपोर्ट को जारी करता है और 140 कंट्रीज का इसमें रिपोर्ट दिया गया है। देखेंगे कि कौन-सा फर्स्ट है, कौन-सा सेकंड है। और गैलप का कहना है 2025 ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट में कि जो 73% एडल्ट्स है वर्ल्ड वाइड, वो सेफ फील करते हैं रात को घूमते वक़्त। अब ये हाईएस्ट है, यानी कि पिछले 2 दशकों में ये सबसे ज़्यादा अच्छा रिपोर्ट आया है। अब सबसे पहले ग्लोबल सेफ्टी होता क्या है? आप देखिएगा कि रात में घूमने की बात कर रहा है, तो हाँ, बिल्कुल। तो इसका जो गैलप होता है ये डिफाइन करता है 3 की एस्पेक्ट्स पे, जहाँ पर कि एडल्ट फील सेफ करते हैं रात में अकेले घूमते वक़्त या नहीं, या फिर उनका जो लेवल ऑफ ट्रस्ट है उनके लोकल पुलिस पर ये कितना है, या फिर उन्होंने कभी पर्सनली फेस किया है थेफ्ट या फिर असॉल्ट किसी पास्ट ईयर में। तो ये आपको बताता है कौन? तो गैलप अपना डिफाइन करता है इन्हीं जो 3 पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर। अब आइए ग्लोबली जो है कौन-सा कंट्रीज़, तो आपसे एक ही लाइन में सवाल बनेगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही लाइन में, कि गैलप रिपोर्ट या फिर ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो गैलप के द्वारा किया जाता है। उसी तरह से इसमें कौन-सा टॉप किया है? तो नन अदर देन सिंगापुर ने टॉप किया है। बस एक लाइन में आपसे सवाल बनेगा। अब स्वच्छ शहर जोड़ी किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है? तो महुआ के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, जिसके मिनिस्टर का नाम क्या है? तो मनोहर लाल खट्टर है। अब ये महुआ रोल आउट करेगा मैसिव अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट मेंटरशिप इनिशिएटिव है। यानी कि जो भी अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट है, उसका जो है इसके इनिशिएटिव के लिए, यानी इसको कैसे ठीक से इसके जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको कैसे ट्रीट किया जाए, इससे संबंधित ये बात है। तो स्वच्छ शहर जोड़ी, अब ये 300 सिटीज़ में साइन किया गया है, यानी कि 300 सिटीज़ इसमें इन्वॉल्वड होंगे, एमओयू साइन किया गया है ताकि फोस्टर किया जा सके नॉलेज के ट्रांसफर को, एक्सपीरियंस को शेयर किया जा सके। यानी कि कोई अगर शहर अच्छा काम कर रहा है तो दूसरे शहर को भी बताए कि भाई तुम कैसे अच्छा काम कर रहे हो, है ना? ताकि वो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस दे सके। तो स्वच्छ शहर जोड़ी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? महुआ के द्वारा किया गया है। अब वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को मनाया गया, और अगर बात किया जाए तो इस वर्ष की थीम, आपसे पूछा जा सकता है कि थीम 2025 का बताइए, तो ये है आपका डोंट मिस अ बीट। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका नाम क्या है? तो गवई साहब हैं, उन्होंने एक नेशनल मीडिएशन कॉन्फ्रेंस ओपन किया है ताकि जो जुडिशरी के डिलीवरी में लेट होता है उसको जल्दी किया जा सके। देखिए, मीडिएशन सेंटर का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल से समझा देते हैं आपको फटाफट, कि मान लीजिए कि कोई तलाक का केस है, लेकिन दोनों में से कोई एक पक्ष राजी नहीं है, या फिर कोई छोटा-मोटा विवाद है जिस कारण से लोग अलग होना चाह रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? तो जो जजेस होते हैं वो मीडिएशन सेंटर में भेज देते हैं कि वो जो छोटी-मोटी सी गलती है दोनों में आपस में, भाई अपने आप को मान लीजिए गलती, और गलती हुआ है तो आगे गलती ना हो उसके लिए सुधार कर लीजिए, या जो भी एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है ताकि दोनों साथ रह सकें और जो कोर्ट का अगला प्रोसीजर हो उसको वहीं पर रोक दिया जाए। तो ज़ाहिर-सी बात है जस्टिस डिलीवरी क्या हो गया, जल्दी हो गया, जो फिर जज के पास जाता, फिर केस चलते रहता, ये मारा, वो मारा,
और उसके बाद फिर से जो है और बहुत तरह के केसेस दो लोग लगाना चालू कर देते हैं। तो इतना ज़्यादा जस्टिस डिले होना चालू हो जाता है। तो मीडिएशन सेंटर हो जाएगा तो ज़ाहिर-सी बात है सुलह जिसको बोला जाता है, तो अगर सुलह हो जाता है जज के सामने से जाने से पहले तो अच्छी बात है जस्टिस डिलीवर्ड हो गया और जल्दी हो जाएगा तो जुडिशियरी पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बोझ है, तो वो भी एक कम करने में मदद करेगा। तो ये कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है? तो उड़ीसा में, याद कर लीजिएगा, किसके द्वारा? तो गवाई साहब के द्वारा। अब आर्टिकल 124 आपको याद कर लेना है कि आर्टिकल 124 जो है, ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से संबंधित रखता है। अब जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं किसको? सीजेआई को। इसका क्वालिफिकेशन इम्पोर्टेंट है, सवाल पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो एक चीज़ आपको याद कर लेना है कि हाई कोर्ट के जज होने चाहिए ये 5 साल के लिए या फिर 10 साल इनको प्रैक्टिस होना चाहिए एज़ ए एडवोकेट का हाई कोर्ट में टेन्योर 65 साल। अगर उससे पहले यानी कि 63 साल में ये सीजेआई बने, चाहे 64 साल ये 64 साल 11 महीना में बने, तो भी ये 65 साल में रिटायर कर देंगे 1 महीना के बाद ही। अब यहाँ पर जो इनका चुनाव होता है, उस सिस्टम को कहा जाता है कोलिजियम सिस्टम। वहीं फर्स्ट जजेस, सेकंड जजेस केस है, वो जब कभी टॉप में न्यूज़ आएगा उससे संबंधित, तो वहाँ पर पूरी डिटेल में इसको बात करेंगे। चलिए, कोलिजियम सिस्टम भी मैंने आपको समझा दिया। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ पर, जहाँ पर एक बुक लॉन्च किया गया है। जी, इस बुक का नाम याद कर लीजिएगा, सेम हार्ट सेम वर्ल्ड। अब इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर निशा वी रमेश के द्वारा लिखा गया है। बस इतनी ही आपको याद रखना है और कुछ भी यहाँ से याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वहीं आखिरी करंट अफेयर की बात करें तो भारत ने पाकिस्तान को हराकर 9वाँ एशिया कप जीत लिया है। तो बस एक लाइन में आपसे सवाल बनेगा, बाकी सब डिटेल आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा कि 9वाँ एशिया कप टाइटल किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। तो देखिए, ये थे आपके 30 सितंबर 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगिकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट था। कोई भी डाउट हो या कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।